बहू थी और बेचारी सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं के बीच में फंसी रहती। कैसे? आइए देखते हैं। माँ, परसों शर्मा अंकल के घर में पार्टी है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज शॉपिंग कर ली जाए। पार्टी? कैसी पार्टी बहू? और तुझे किसने बता दिया कि उनके घर में परसों पार्टी है? माँ, इनविटेशन कार्ड आया है। परसों शर्मा अंकल के पोते का जन्मदिन है। उन्होंने पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया है। सच में आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। अब आप तो जानती है ना कि शर्मा अंकल कितने अमीर हैं। उनकी पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अब हम उनकी पार्टी में ऐसे गरीबों की तरह बनकर तो नहीं जा सकते ना। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, पर तू जानती है ना इस महीने कितना पैसा खर्च हो गया है। इस महीने घर में फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी आई है। अब और खर्च मत कर। इतनी सारी साड़ियाँ तुम्हारे पास रखी है, वही पहन लेना। इस तरह से सुमित्रा बहाने देकर वहां से चली जाती है। बेचारी दीपाली, जिसे शॉपिंग का बहुत शौक था, उसका शौक रखा का रखा रह जाता है। कुछ देर बाद दीपाली अपनी देवरानी अंकिता के साथ रसोई में खाना बना रही होती है और उससे अपना दुख शेयर करती है। अब तुम ही बताओ अंकिता, हम इतनी बड़ी पार्टी में इस तरह से बनकर जाएंगे नॉर्मल लोगों की तरह? क्या दीदी, आजकल की पार्टी में कौन इतना सज धज के जाता है। जितने सिंपल बने रहो उतने अच्छे लगते हैं और क्लासी भी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं जिसे मैंने अब तक पहने ही नहीं। अगर आपकी शॉपिंग नहीं हो पाई तो आप मुझसे मेरी साड़ियाँ ले लेना। मुझे तो बस गहने चाहिए। मेरे पास बहुत भारी गहने हैं, अब कुछ हल्का चाहिए। वाह अंकिता, क्या दिमाग पाया है तुमने। माँ जी यहाँ मुझे साड़ी खरीदने से रोक रही है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गहने के लिए पैसे देंगी? दीदी, आप इस गलतफहमी से बाहर निकले कि मैं कुछ करवा नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि माँ जी को अपने इशारों पर कैसे नचाना है। हाँ, आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम ऐसा भी क्या खिलाकर माँ जी पर जादू करना चाहती हो और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करना चाह रही हो। आप तो बस देखते जाइए दीदी, वेट एंड वॉच। इतना बोलकर हंसते हुए अंकिता रसोई घर से बाहर चली जाती है। बेचारी दीपाली, जो इस घर में अंकिता के आने से भी पहले आई थी, अब तक वो भी नहीं जान पाई थी कि आखिर अंकिता ऐसा क्या खिलाती है सुमित्रा को, जो सुमित्रा हर समय छोटी बहू के ही गुण गाती रहती है। अब इसी तरह रात में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दीपाली और अंकिता किचन की सफाई कर रही होती है। तभी वहां सुमित्रा अपनी दवाई ढूंढते हुए आती है। बहू, तुम दोनों में से किसी ने मेरी दवाई देखी है क्या? ना दवाई मिल रही है, ना ही चश्मा मिल रहा है। माँ जी, कुछ ना मिला करे तो मुझे बता दीजिए। रुकिए, मैं अभी आपकी दवाई और चश्मा लेकर आती हूँ। अंकिता फटाफट अपनी सास की दवाई और चश्मा लेकर आती है। चश्मा लगाने के बाद हमेशा की तरह दूध के साथ सुमित्रा अपनी दवाई लेती है। तभी अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैंने स्पेशल कचौड़ियाँ आपके लिए बनाई थी। कैसी लगी आपको? बहुत दिन हो गए थे ना, आपने कचौड़ियाँ नहीं खाई थी। छोटी बहू, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तूने तो मुझे कचौड़ियाँ खिलाकर मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। वो तो आपका बड़प्पन है माँ जी, वरना आजकल की सास कितनी खतरनाक होती है। पर भगवान का शुक्र है कि मेरी सास ऐसी नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, शर्मा अंकल की पोते का जन्मदिन है और आप तो जानती है ना, वहाँ पर वीआईपी लोगों का आना जाना है। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, पर मैं बस सोच रही थी कुछ सस्ती सी ज्वेलरी खरीद लें, हल्की से, साधारण से, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। ज़्यादा भारी गहने वहाँ पहन कर जा नहीं सकती। आप तो जानती है ना आजकल का ट्रेंड। हाँ बहू, मैं सब समझ रही हूँ। और वैसे भी तेरे पास तो सारे भारी भारी गहने हैं। मैंने तो तुझे खुद कहा था कि हल्के गहने बनवा ले, पर मेरी सुनता कहाँ है कोई। कल ना मुझसे पैसे ले लेना और जाकर कुछ हल्के गहने लेकर आना, ताकि परसों पार्टी में अच्छे से पहन कर जा सकूं और 4 लोग देख कर कह सके, वो देखो सुमित्रा की बहू। सुमित्रा की ये बात सुनते ही दीपाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब क्या था, वो अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती और अपने दिल की बात अपनी सास के सामने रख देती है। अरे अंकिता, तुमने सच में ऐसा भी माँ जी को क्या खिलाया कि इनके रंग ढंग हाव भाव बदल गए? दिन में जब मैंने शॉपिंग की बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और अब तुम्हें गहने के लिए पैसे दे रही है। माँ जी, बहू में भेदभाव क्यों कर रही हैं आप?
बहू, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। शॉपिंग करने के लिए मना किया था, गहने खरीदने के लिए थोड़ी ना। वो सामान खरीदो जो तुम्हारे पास नहीं है। पर तुम्हें तो साड़ियां ही लेनी है, जबकि पूरी अलमारी उल्टी कर रही है कपड़ों से। सुमित्रा उल्टा दीपाली को ही समझाकर चली जाती है। बेचारी दीपाली को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी 2 दिन हो चुके हैं टीवी को बंद हुए, टीवी ठीक करवा लीजिए ना। और ये फ्रिज देखिए कितना पुराना हो गया है, कितना छोटा सा फ्रिज है, सामान भी सही से नहीं आ पाता और खाना भी बर्बाद हो जाता है। बहू, तू तो जब अपना मुंह खोलती है खर्च की ही बात करती है। पर मैंने अब कौन सी खर्च की बात कर दी माँ जी, मैं तो बस सच बोल रही हूँ, सच में खाना बर्बाद हो जाता है। बेचारी दीपाली हमेशा की तरह बोल ही रही होती है कि सुमित्रा दीपाली की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद दीपाली भी अपनी देवरानी की तरह दिमाग लगाती है, क्योंकि अब दीपाली भी समझ चुकी थी कि सास को बस में कैसे करना है। ऐसे नहीं मानने वाली मेरी सास, जब तक उनकी मनपसंद चीज उनके मुंह में ना ठूस दूं। माँ जी, अब मुझे भी पता चल चुका है कि आपको कैसे खुश रखना है। बस आपको कुछ खिला दूं ताकि मेरी बात आप मान जाओ। अब क्या था, दीपाली भी अंकिता की तरह अपनी सास के लिए उसकी फेवरेट इडली बनाती है, जिसे खाने के बाद सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, तुझे ना अपनी खुद की दुकान खोल लेनी चाहिए। तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे मोहल्ले में तुझसे अच्छा इडली कोई बनाना जानता होगा। वैसे इडली का सारा सामान रखा है ना, मुझे कल नाश्ते में भी यही देना। हाँ हाँ माँ जी, मैंने बहुत सारा बैटर बनाया है। अभी इडली का सारा सामान रखा है, कल सुबह भी आपके लिए वही बना दूंगी नाश्ते में। बस दीपाली अपनी सास को इडली खिलाकर उसका दिल जीत लेती है। पर ये क्या, अगली सुबह जब बेचारी सुमित्रा खाने की टेबल पर इडली का इंतजार कर रही होती है, तभी दीपाली छोटा सा मुंह बनाकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ़ करना, पर सांभर और इडली खराब हो गई। फ्रिज में जगह ही नहीं थी ना, कहाँ रखती इडली बनाने का सामान। अगर आप फ्रिज ले आती तो इतनी दिक्कत ना होती। टीवी भी बंद पड़ा है, पूरा दिन आप बोर होती रहती हैं। मेरा क्या है, मैं तो फ़ोन से भी खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता होती है, लगता है आप पर शनि भारी है। अरे बहू, कुछ भी बोलती है। मुझ पर आज तक शनिदेव भारी नहीं पड़े। अरे फ्रिज का क्या है, मैं अभी अपने बेटों से कहती हूँ, अभी के अभी घर में फ्रिज आ जाएगा। इस फ्रिज की वजह से और नुकसान नहीं झेल सकती मैं। लो जी, जो सुमित्रा अब तक नए फ्रिज के खिलाफ थी, अब वही सुमित्रा घर में फ्रिज होते हुए भी नया फ्रिज मंगवा लेती है। अब इसी तरह से दीपाली हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ न कुछ अपनी सास को खिला देती और सुमित्रा खुश होकर दीपाली की सारी इच्छाओं को पूरी कर देती। ये देखकर अंकिता को अब अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से जलन होने लगती है, क्योंकि अंकिता को अपनी जेठानी की तरह खाना बनाना जो नहीं आता था, सिवाय कचौड़ी के। सही है माँ जी, आपकी प्यारी बहू तो जिठानी जी ही है, तभी तो उनके हाथों का खाना खाकर आप उनकी सारी बातें कान आँख बंद करके सुनती हैं। छोटी बहू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे लिए तो तुम दोनों बहू एक बराबर हो। आखिर तुम दोनों ही तो मेरी पसंद की हो, फिर मैं तुम दोनों में भेदभाव क्यों करूँगी? भेदभाव तो हो रहा है ना माँ जी, जिठानी जी को मुझसे अच्छा खाना बनाना आता है, इसीलिए वो आपको हमेशा कुछ न कुछ खिला देती है और अपनी बात निकलवा लेती है। पर मैं क्या करूं, मुझे तो अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं सिवाय कचौड़ी के, और कचौड़ी खा खा के तो अब आपका मन भर चुका है ना। मैं ना तो आपको अच्छा खाना खिला पाती हूँ और ना ही अपनी बात मनवा पाती हूँ। देख बहू, मैं नहीं जानती तो किस बात पर नाराज है, पर अपनी जेठानी के बारे में ऐसा मत सोच। वो दिल की बहुत साफ है, और वैसे भी वो जो भी बात अपनी मनवाती है ना, वो अपने खुद के लिए नहीं करवाती। वो हमेशा ऐसी चीज़ मांगती है जिसमें पूरे घर वालों का फ़ायदा हो। इसलिए तू अब अपनी नाराज़गी छोड़ दे, गुस्सा गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला। सही कहा आपने, मेरे नाराज़गी से यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यही जिठानी जी नाराज़ होती तो इस घर में सब जिठानी जी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते। अंकिता अपनी सास से और अपनी जेठानी से इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि अब वो कोई बात सुनना या समझना ही नहीं चाहती थी। कुछ भी बात होती, अंकिता उस बात का गलत मतलब निकाल लेती, जिस वजह से अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच में भी अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती है। क्या है अंकिता, तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। कैसी रोटियां बनाई है, एक रोटी गोल नहीं है। सही कहा भाभी आपने, मुझे थोड़ी ना कुछ आता है, सब कुछ तो आपको ही आता है।
तभी तो माँ जी भी आप ही की गुण गाती है। मेरा तो इस घर में होना ना होना एक बराबर है। अंकिता, जब पहले माँ जी तुम्हारे गुण गाती थी और तुम्हारी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखती थी, तब मैंने तो तुमसे कभी लड़ाई नहीं की। पर वही माँ जी अब जब मेरी दो बातें सुनने लगी है तो तुम्हें मुझसे जलन होने लगी। मुझे क्यों जलन होगी? अगर मुझे जलन होती तो माँ जी को कैसे खुश करना ये तरीका मैं आपको कभी ना बताती। जलती तो आप मुझसे हैं, तभी तो हमेशा माँ जी के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाती है और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। इतना बोलकर अंकिता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है पर अंकिता कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही कुछ खाती है, जिस वजह से घर के सारे काम अकेले दीपाली को करने पड़ते हैं। ये सब देखकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और उनकी गलतफहमियों को दूर करती है। बहू, तुम दोनों मेरे लिए एक हो, पर तुम दोनों को ही ये क्यों लगता है कि मुझे कुछ भी बनाकर बस खिला दो तो मैं उसकी बात सुन लेती हूँ। मैं तुम दोनों की बात हमेशा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि तुम जो भी डिमांड रखती हो मेरे सामने वो जायज़ होती है, और मैं तुम दोनों से एक बराबर प्यार करती हूँ, खाने से नहीं। इस तरह सुमित्रा अपनी दोनों बहू के सामने अपनी बात रखकर उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर देती है कि बस सुमित्रा को कुछ भी खिला देने से उसका दिल नहीं जीता जा सकता, और सुमित्रा भी अपनी दोनों बहू से एक बराबर प्यार करती है।